हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना रेल एक्सपर्ट चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया पेपर सॉल्यूशन जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अहमदाबाद मंडल का ओएस एलडीसी का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और यह परीक्षा RRC-WR द्वारा ली गई थी जिसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने समय की हिरासत के बाद रेल सेवक को निलंबित माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 घंटे। 48 घंटे की हिरासत के बाद रेल सेवक को निलंबित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी पेनल्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंसर। इसके अलावा रिमूवल, डिसमिसल, कंपलसरी रिटायरमेंट, ये सब बड़ी पेनल्टियां हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डीआर मामलों में अपील हेतु समयावधि कितनी है? तो अपील करने हेतु समय कितना दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जब पेनल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया हो तब समीक्षा की समय सीमा क्या है? रिवीजन की समय सीमा क्या है जब पेनल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया हो तब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 दिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आवास आवंटन से संबंधित मुख्य परिपत्र कौन सा है? मास्टर सर्कुलर कौन सा है क्वार्टर अलॉटमेंट के संबंध में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 नंबर का जो मास्टर सर्कुलर है वो क्वार्टर अलॉटमेंट के संबंध में है। तो इसमें हम यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई ऑप्शन बी है 59 नंबर का मास्टर सर्कुलर, तो यह है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के संबंध में है। अगला है 39 नंबर का मास्टर सर्कुलर, तो यह है एडवांस एंड देयर रिकवरी के संबंध में है। अगला है 29 नंबर का मास्टर सर्कुलर, तो यह है ट्रेनिंग ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के संबंध में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 6600 श्रेणी वेतन वाले राजपत्रित अधिकारी को किस प्रकार के आवास का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 4 स्पेशल क्लास क्वार्टर अलॉट किया जाता है 6600 श्रेणी में जो कार्यरत है उस राजपत्रित अधिकारी को। इसमें दूसरे ऑप्शन दिए गए उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है खाली टाइप 4 है, तो यह टाइप 4 क्वार्टर खाली 6600 जीपी से कम वाले जो गजेटेड ऑफिसर रहते हैं, 6600 जीपी से कम वाले जो गजेटेड ऑफिसर रहते हैं उसको टाइप 4 क्वार्टर अलॉट किया जाता है। और ऑप्शन सी है टाइप 5, तो यह टाइप 5 क्वार्टर है जो 6600 जीपी से अधिक, 6600 जीपी से अधिक ऊपर वाले जो अधिकारी है उसको टाइप 5 क्वार्टर अलॉट किया जाता है। और ऑप्शन डी है टाइप 3, तो टाइप 3 क्वार्टर जो है वो जीपी 2800 से 4200 तक के जो स्टाफ है उसको अलॉट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एलपी यात्री के रूप में काम करने वाला कर्मचारी किस प्रकार के आवास का अधिकारी है? पहले तो ये बता देता हूँ कि एलपी मतलब लोको पायलट। यात्री लोको पायलट पैसेंजर जो है उसको कौन सा क्वार्टर मिलता है, तो उसको टाइप 4 क्वार्टर दिया जाता है। अदर ऑप्शन है जो ऑप्शन ए टाइप 2 है। यह क्वार्टर जीपी 1900 से 2400 तक 1900 से 2400 तक में जो काम करते हैं वो कर्मचारियों को टाइप 2 क्वार्टर दिया जाता है। टाइप 3 है जो टाइप 3 है जो 2800 से 4200 जीपी में काम करने वाले कर्मचारियों को अलॉट किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो रेलवे कर्मचारी जिनके पास अलग अलग आवास है और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो कितने समय में उन्हें एक आवास खाली करना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने के भीतर उसको आवास खाली करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तबादले मीन्स ट्रांसफर। तबादले के पश्चात मतलब ट्रांसफर के पश्चात रेलवे कर्मचारी कितने समय तक साधारण दर पर आवास रख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 महीने तक रख सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेलवे आचरण नियम किस साल में लागू किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में लागू किए गए रेल सेवा आचरण नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा आचरण नियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/C, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में है। और इसमें दिया गया ऑप्शन ए है जो 3A है, यह है इसमें तत्परता और शिष्टता के संबंध में प्रावधान दिए हैं। और 3B है जो इसमें सरकारी नीतियों का पालन करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रेलवे सेवा आचरण नियम के अनुसार रेलवे सेवक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल सेवा आचरण नियम 5 के तहत राजनीति में रेल सेवक भाग नहीं ले सकता है। तो इसमें दिया गया है जो दूसरा नियम, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नियम 8 है जो इसमें प्रेस या दूसरी मीडिया से संबंध नहीं रखने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। और नियम 7 है उसमें प्रदर्शन या धरना करने पर प्रतिबंध दिया गया है। और नियम 6 है जिसमें एसोसिएशन या यूनियन में शामिल नहीं होने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेल सेवा आचरण नियम के अनुसार क्या प्रतिबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी है अपने नाम पर इंश्योरेंस
एजेंसी लेना। ऑप्शन सी है खाली समय में परोपकार आधार पर मेडिकल अभ्यास। ऑप्शन डी है शेयर व स्टॉक में अनुमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्पेयर टाइम ऑन चैरिटेबल बेसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो रेल सेवा आचरण नियम के अनुसार प्रतिबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस रेल सेवा आचरण नियम से रेल सेवक को आदतन कर्जा व दिवालियापन से बचने का निर्देश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नियम 17 के अंदर दिया गया है कि भाई रेल सेवक को आदतन कर्जा व दिवालियापन से बचने का निर्देश दिया गया है। जो इसमें दूसरे नियम दिए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो नियम 14 है यह संबंधित है रेल सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने के संबंध में है। और नियम 15 है जो निजी व्यापार या रोजगार के संबंध में है। और इसमें एक आता है 15/A जो रेलवे आवास किराए पर नहीं देने के संबंध में है। और नियम 16 है जो जिसमें निवेश या पैसे उधार लेने या देने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा रेल सेवा आचरण नियम नशीली पेय व दवा के सेवन को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल सेवा आचरण नियम 22 के तहत रेल सेवक नशीली पेय व दवा के सेवन से प्रतिबंधित रहता है। तो इसमें दिए गए दूसरे ऑप्शन है जो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। नियम 23 है जिसमें नियम की व्याख्या दी गई है। और नियम 5 है जिसके तहत रेल सेवक राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। और नियम 7 है जिसमें प्रदर्शन या धरना करने पर प्रतिबंध दिया गया है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्यालय अधीक्षक की चिकित्सा श्रेणी क्या है। कार्यालय अधीक्षक की चिकित्सा श्रेणी C2 है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें यह पूछा जाए कि क्लरिकल स्टाफ का चिकित्सा श्रेणी क्या है तो इसका भी सही उत्तर C2 ही आएगा। क्लरिकल स्टाफ की भी मेडिकल क्लासिफिकेशन C2 ही रहती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टेशन मास्टर की चिकित्सा श्रेणी क्या है। तो इसमें ऑप्शन में इसका सही उत्तर नहीं दिख रहा है मुझे। मेरे हिसाब से तो स्टेशन मास्टर की मेडिकल क्लासिफिकेशन A2 होती है लेकिन आंसर की में B1 दे रखा है तो यह शायद गलत है मेरे हिसाब से। इसका सही उत्तर हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 18 है CCTC की चिकित्सा श्रेणी क्या है। तो CCTC की चिकित्सा श्रेणी B2 रहती है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, B2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कनिष्ठ अभियंता TRS की चिकित्सा श्रेणी क्या है? मेडिकल कैटेगरी ऑफ जूनियर इंजीनियर TRS। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A3। इसमें यह पूछा जाए कि जूनियर इंजीनियर TRD इसका क्या मेडिकल कैटेगरी है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा A3 ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। PME का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैरा चिकित्सा कर्मचारियों की चिकित्सा श्रेणी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, C1। तो इसमें देखा जाए तो पैरामेडिकल स्टाफ का मेडिकल कैटेगरी अलग अलग रहता है। यह डिपेंड करता है उसके स्पेसिफाइड पोस्ट पे डिपेंड करता है। इसमें B1 से C2 तक का रहता है मेडिकल क्लासिफिकेशन, बट इसमें सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, C1। तो हम यही मानेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा A2 चिकित्सा श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेन क्लर्क। जो ट्रेन क्लर्क है वो A3 का मेडिकल क्लासिफिकेशन होता है। बाकी सबका ट्रेन मैनेजर, सेंटिंग मास्टर, स्टेशन मास्टर सबका A2 ही मेडिकल श्रेणी रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतीक्षालय परिचारक की चिकित्सा श्रेणी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मेडिकल क्लासिफिकेशन B2 रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 56 वर्ष के लोको चालक की PME की जाएगी। 56 वर्ष के लोको चालक की PME कब की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक साल किया जाता है 56 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 30 साल के स्टेशन मास्टर की PME होगी। तीस साल के स्टेशन मास्टर की आयु हो गई तो उसकी PME कब होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक 4 साल के बाद उसका PME किया जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि जो सेफ्टी कैटेगरी में और रनिंग स्टाफ जो आता है उसका मेडिकल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 45 इयर्स एज तक एवरी 4 इयर्स, प्रत्येक 4 साल में मेडिकल किया जाता है। तथा 45 इयर्स से
55 साल के बीच की आयु में उसका मेडिकल प्रत्येक 2 साल पे होता है, और 55 के ऊपर एवरी ईयर, प्रत्येक साल मेडिकल किया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 46 साल के सीसीटीएस की पीएमई होगी, तो यह सीसीटीएस से इसका मेडिकल क्लासिफिकेशन रहता है B1 और या B2 रहता है। तो उसके लिए पीएमई उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 45 साल तक नहीं की जाएगी। B1 और B2 मेडिकल क्लासिफिकेशन जिसका भी रहता है, उस कैटेगरी का मेडिकल जब एक बार होता है अपॉइंटमेंट के समय, उसके बाद में 45 साल तक की एज होती है तब तक मेडिकल नहीं किया जाता है। कोई स्पेशल कंडीशन हो तो बीच में भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया जाता है 45 ईयर तक। फिर उसके बाद में एवरी 5 साल पे किया जाता है मेडिकल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो इसका सही उत्तर तो मैं बताना भूल ही गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 46 साल का सीसीटीएस है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए है एवरी 2 ईयर्स, ऑप्शन बी है एवरी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी है एवरी 5 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एवरी 5 ईयर्स। 45 साल के बाद प्रत्येक 5 साल पे उसकी पीरियडिक मेडिकल होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आरपीएफ स्टाफ की पीएमई कब होगी? आरपीएफ स्टाफ की पीएमई प्रत्येक 3 साल पर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 59 ईयर्स के चपरासी की पीएमई कब होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्यून है वो उसकी मेडिकल कैटेगरी C1 है तो C2 रहता है। तो जो C1 या C2 क्लासिफिकेशन में जो भी कर्मचारी आते हैं, उसका कोई स्पेशल आदेश नहीं दिया जाए, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आवे, तब तक पूरी सर्विस टाइम में मेडिकल नहीं होता है। अपॉइंटमेंट के समय एक बार पहली बार होता है मेडिकल, उसके बाद में रिटायरमेंट तक कभी नहीं होता है। कोई ऑर्डर मिले तभी किया जाता है स्पेशल कंडीशन में, बाकी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आंशिक रूप से चिकित्सकीय अयोग्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दी जा सकती है। पार्शियली मेडिकली डिकैटेगराइज स्टाफ के आश्रित को कौन सी ग्रेड में नियुक्ति दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल भूतपूर्व डी समूह के पदों पर ही दिया जाता है नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चिकित्सकीय दृष्टि से पूर्ण रूप से अयोग्य, फुली मेडिकली इनकैपेसिटेड कर्मचारी के आश्रित को नियुक्त किया जा सकता है। कौन से ग्रेड में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी या सी समूह में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
श्रमिक संघ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। यह लागू हुआ था 1/6/2027 से हुआ था लागू। लेकिन यह बोला जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया, तो यह 1926 में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस वर्ष आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में आया मिनिमम वेजेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट जो है वो भी 1948 में ही आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पीएनएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। FROA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रेम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी में नहीं दिया गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको। प्रेम का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, यह याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रेम जोनल रेलवे में कब चालू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977 में प्रेम शुरू हुई जोनल रेलवे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पीएनएम रेलवे में कब चालू हुई? पीएनएम 1952 में शुरू हुई रेलवे में। यह 1 जनवरी 1952 में शुरू हुई पीएनएम। अगला क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर के पदों को पुनर्वितरित करने का मंडल स्तर पर सक्षम अधिकारी कौन है? स्टेशन मास्टर की पोस्टों को रिडिस्ट्रीब्यूट कौन कर सकता है डिविजनल लेवल पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक महोदय जी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मास्टर सर्कुलर 22 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस स्टाफ, अधिक स्टाफ के
उपयोग व समाहन के संबंध में है। मास्टर सर्कुलर नंबर 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 1/1/2026 से कौन सा वेतन आयोग लागू होगा? तो यह तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि इसका इंतजार कर रहे हैं हम सब। तो 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से एचआरए हेतु कौन सा शहर वर्गीकरण नहीं है? तो एचआरए हेतु सभी शहरों को 3 वर्गीकरण में 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। तो इसमें ऑप्शन ए जो डब्ल्यू है वो नहीं आता है एचआरए के क्लासिफिकेशन में, बाकी एक्स, वाई, जेड श्रेणी आती है। तो इसमें मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि कौन से क्लास के शहर में कितना प्रतिशत एचआरए मिलता है। तो एक्स श्रेणी में 30% मिलता है एचआरए, वाई में 20% मिलता है और जेड में 10% मिलता है एचआरए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। टूर हेतु रेलवे कर्मचारी को यात्रा भत्ता देय है। हेडक्वार्टर से कितने दूरी पर ड्यूटी पर भेजने पर रेलवे कर्मचारी को ट्रैवलिंग अलाउंस टीए दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 किमी से दूर जाने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यदि एक कर्मचारी मुख्यालय से 11 घंटे से अधिक समय तक बाहर है तो यात्रा भत्ते किस दर पर देय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 70%। अगर रेलवे कर्मचारी 11 घंटे से अधिक हेडक्वार्टर से बाहर है तो उसको 70% टीए दिया जाता है। अगर 12 घंटे से अधिक बाहर रहते तो उसको 100% मिल जाता, और बाकी फिर 6 घंटे से कम बाहर रहने पर 30% मिलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है। जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो भत्तों की दर कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महंगाई भत्ता 50% से पार कर जाएगा तब सभी भत्तों की अलाउंस की जो रेट है वो 25% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है। एक पत्नी का तबादला मीन्स ट्रांसफर अपने पति के ट्रांसफर के 7 दिन बाद समान स्थान पर हो जाता है तो उसे कितना सीटीजी मिलेगा? तो इस मामले में सीटीजी नहीं दिया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीटीजी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक कर्मचारी का तबादला मीन्स ट्रांसफर 15 किमी दूर हो जाता है तो सीटीजी की रेट क्या रहेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3 मिलता है सीटीजी 15 किमी की दूरी पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फुल फॉर्म ऑफ HOER। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जोखिम व कठिनाई भत्ता किस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैक मेंटेनर को हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है।
जो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब डीए का रेट 50% से कम था तब यह रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ट्रैकमैन कर्मचारियों को 2700 मिलता था, जो अभी डीए 50% से पार हो जाने के कारण यह अभी 25% बढ़ गया है, तो अभी मिल रहा है 3375 रुपया प्रति माह। यह भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक ही 50 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। यह पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 का लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा, और पार्ट 2 का वीडियो जो बनाऊंगा उसमें यह पार्ट 1 का भी लिंक दे दूंगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। बने रहिएगा ऐसे ही हमारा चैनल पर। फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।